बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की उर्दू की क्लास में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने नज़्म देखो नाच रहा है मोर, जो कि आपकी उर्दू की किताब में शामिल है, उसको हमने पढ़ा था और हमने किसी हद तक ये कोशिश की थी कि जो शायर हमें बताना चाहता है कि कुदरती मनाज़िर किस कदर हसीन होते हैं और वो हमारी आँखों को कितने दिलफ़रेब लगते हैं, उसको हम किसी तौर पर समझें। और हमने किसी हद तक मुश्किल अल्फाज के मायने भी सीखे थे। आज की क्लास भी इसी का एक तसलसल है। आज हम इसकी तशरीह करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शायर ने हमें कुदरती मनाज़िर जो कि बहुत दिलफ़रेब लगते हैं, किस तरह से हमें मुतारिफ़ कराया है या हमारी तवज्जो उसकी तरफ किस तरह से मबज़ूल करवाई है। तो आइए इसकी तशरीह का आगाज़ करते हैं। बच्चों, बेशक आज का दौर मशीनी दौर है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत हद तक मशीनें दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुदरत का अपना हुस्न है जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जिसकी खूबसूरती से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इस नज़्म के शायर हफ़ीज़ जलंधरी, जिन्होंने हमें कुदरती हुस्न की तरफ मुतवज्जे किया है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़्म का उन्वान है देखो नाच रहा है मोर, जिसका बंद नंबर 1 है। सावन भादों की रुत आई, धरती पर हरियाली छाई। बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। बच्चों, सावन भादों यानी बरसात का मौसम, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें शदीद बारिशें होती हैं और हर तरफ सब्ज़ा उगने लगता है। मुश्किल अल्फाज के मायने: सावन भादों, बरसात यानी बारिश का मौसम, हरियाली, सब्ज़ा यानी ग्रीनरी, गहने, जेवर, ज्वेलरी। शायर कहता है कि बरसात का मौसम आ गया है, ज़मीन ने सब्ज़े का लिबास पहन लिया है, बागों में फल और पौधे उग गए हैं। जिस तरह औरतें ज़ेवर पहनकर सज जाती हैं यानी तैयार होती हैं, इसी तरह बागों का ज़ेवर फल और फूल हैं, जिससे बाग सज जाते हैं। जब फूल और फल पैदा होते हैं तो बाग खूबसूरत लगता है। बच्चों, बाग की या गार्डन की खूबसूरती उसमें मौजूद पौधों से, दरख्तों से, फूलों से होती है। अगर बाग में फूल, पेड़, पौधे नहीं हैं, तो वो बाग बाग नहीं लगता, बल्कि वीरान लगता है, खंडर लगता है। इसी नज़्म के दूसरे शेर में शायर ने हमें मज़ीद खूबसूरती दिखाई है कुदरती मनाज़िर की, जिसमें वो कहता है कोंपल फूटी, कलियां महकीं, कोयल कूकी, चिड़ियां चहकीं, सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए। मुश्किल अल्फाज के मायने: कोंपल, नया उगने वाला फूल, तंबूर, एक तरह का साज। बच्चों, जब दरख्तों पर या पौधों पर नए फूल उगते हैं तो उनकी छोटी छोटी कोंपलें पहले उगती हैं, जिसको हम बेबी फ्लावर भी कह सकते हैं या बर्ड भी कह सकते हैं। और ये कोंपलें जब खिलती हैं तो वो फूल बन जाती हैं, और जब फूल खिलते हैं तो बागों में परिंदे चहकने के लिए, खुशियां मनाने के लिए आ जाते हैं। तो शायर कहता है सर्द हवा के झोंके आए, पेड़ों ने तंबूर बजाए, कोंपल, नया उगने वाला फूल, तंबूर, एक तरह का साज। बारिश होने की वजह से छोटी छोटी कलियां खिलकर फूल बन गई हैं। इनके खिलने से बाग में बहार आ गई है। फूलों को देखकर कोयल भी आ गई है और अपनी खूबसूरत आवाज में गीत गाने लगी है। कोयल की आवाज सुनकर चिड़िया भी खुशी से गीत गाने लगी है। फिर जब हवा पेड़ों की शाखों और पत्तों से गुजरती है तो प्यारी सी आवाज पैदा हो जाती है। इसे शायर ने तंबूर यानी एक साज के बजने का नाम दिया है। देखिए बच्चों, बंद नंबर 2 में किस कदर खूबसूरती से शायर ने एक मंजर कशी की है कि बागों में फूल खिले हैं और परिंदे वहां पर आकर चहकने लगे हैं। हवा के गुजर से दरख्तों में खूबसूरत सी हल्की हल्की सी मौसीकी जैसी आवाज पैदा होने लगी है। ये देखते हैं बंद नंबर 3 में हमें शायद क्या कहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं। छाई काली घटा घंघोर, देखो नाच रहा है मोर, वाह चनोर क्या खूब बनाया,
गुलशन में गुलजार खिलाए। बच्चों, जब काली घटा छा जाती है, गहरे सुरमई रंग के बादल छा जाते हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे बहुत तेज रिमझिम सी बारिश बरसेगी। और ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, मोर भी अपने पर फैलाकर अपनी खुशी का इजहार करता है। और इन खुले हुए परों को चनोर कहते हैं। मुश्किल अल्फाज की मायने देख लेते हैं। घंघोर, गहरे काले बादल, गुलजार, बाग, चनोर, मोर के खुले हुए पर। शायर कहता है, जब गहरे काले बादल आते हैं तो हर कोई खुश हो जाता है। इन बादलों को देखकर मोर ने भी अपने पर फैला दिए हैं, यानी अपनी खुशी का इजहार किया है। इसके रंग बिरंगे परों को देखकर लगता है जैसे ये कोई छोटा सा बाग हो। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बागों में जब बहार का समय होता है तो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मुख्तलिफ रंगों के। तो शायर ने यहाँ पर मोर के इस खुले हुए परों को यानी चनोर को भी बाग ही कहा है, क्योंकि इसमें भी रंग बिरंगे फूलों जैसे कलर या रंग नजर आते हैं। आपको पता है, मोर के पर चमकीले होते हैं, चमकते हैं, जिसे शाइन करते हैं। तो यहाँ पर शायर ने उसको भी बाग से तशबीह दी है। शायर कहता है, इसके पर है क्या चमकीले, फूल हो जैसे रंग रंगीले। आम के नीचे मस्त खड़ा है, एक एक पर में बाग लगा है। मुश्किल अल्फाज के मायने, चमकीले, चमकदार, मस्त, बेखबर होना। बच्चों, मोर के जो पर हैं शाइन करते हैं, चमकते हैं, और वाकई ही ऐसा लगता है जैसे इसमें धनक यानी जिसको रेनबो कहते हैं, धनक के से रंग आ गए हों। मोर के पर बहुत चमकदार हैं। इसके परों को देखकर लगता है कि बाग में रंग रंग के फूल खिले हों। शायर कहता है, मोर आम के दरख्त के नीचे इर्द गिर्द से बेखबर खड़ा है, यानी उसको अपने आसपास की कोई खबर नहीं है। वो मौसम को देख रहा है और कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रहा है। इसके फैले हुए परों को देखकर ऐसा लगता है कि एक एक पर में पूरा एक बाग छुपा हुआ हो। यानी इसकी खूबसूरती और रंगों के इम्तजाज की वजह से शायर ने मोर के परों को एक बाग यानी गार्डन जैसा कहा है। यानी मोर के पर इतने रंगीन हैं कि लगता है इसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। आखिरी शेर है इस आखिरी बंद है इस नज्म का, जिसमें शायर हमें कहता है, देखना हमको देखना हमको देख ना पाए, नाचना छोड़ के भाग ना जाए। भाई, अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। छोटे बच्चे जब परिंदों को देखते हैं और खूबसूरत परिंदों को खास तौर पर देखते हैं तो वो खुशी से उछलते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो यहाँ पर शायर अपने भाई को मुखातिब करके यानी पढ़ने वाले को और सुनने वाले को मुखातिब करके कहता है कि अगर मोर को देखना है कि वो नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो खामोशी से छुप कर देखो। क्योंकि कहा यह जाता है कि मोर एक शर्मीला जानवर है और ये किसी के सामने डांस नहीं करता, नाचता नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि खामोशी से देखो। शोर मचाना यानी शोर करना। शायर कहता है कि मोर को नाचते हुए देखना है तो चुप करके देखो, खामोशी से, और शोर ना करो। ऐसा ना हो कि मोर हमें देख ले और शर्मा कर नाचना छोड़ दे। के वो कहता है कि भाई अब ना मचाओ शोर, देखो नाच रहा है मोर। ये अगर आप उसको देखेंगे और उसको पता चल जाएगा तो वो भाग जाएगा। इसलिए कुदरत से लुत्फ अंदोज होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको भरपूर तरीके से उसको एंजॉय करें, उससे लुत्फ अंदोज हों। उम्मीद है आपको ये नज़्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसकी तशरीह से आपको ज़रूर ये फ़ायदा हुआ होगा कि आप इसके अशार को और इसके बंद को अच्छी तरह से समझने के काबिल हो गए होंगे। आइंदा आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी मशक करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।